हेलो, नमस्ते, वेलकम। आपका स्वागत है न्यूज़पेपर एनालिसिस में। और आज हम 13 नवंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। ये एक्चुअली एक दिन डिलेड है क्योंकि पेपर बहुत लंबा था और बिहार इलेक्शंस भी चल रहे थे। तो हमने सोचा कि हम 14 का वैसे भी एक दिन बाद ही दे देंगे, रिजल्ट आ जाएंगे तो सारा कुछ बेटर है कि हम 14 15 क्लब करके दे देंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस को। तो सबसे पहले तो आपके जो पेपर में साइड में ये ऐसे बना हुआ आता है, उसमें से अपन ने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज ली है। तो पहले अपन हेडलाइंस देखेंगे और बाद में अपन डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो जन सुनवाई के बारे में कुछ है, बांग्लादेश के बारे में एक आर्टिकल आया है जिसमें शेख हसीना जी ने पूरा एक इंटरव्यू दिया था, तो उसके बारे में भी कुछ कुछ नरेशन है। तो उसके बारे में अपन जानने का कोशिश करेंगे। फिर थाईलैंड के किंग के बारे में भी है क्योंकि वो चाइना विजिट करने वाले हैं। जीएसटी का इम्पैक्ट बताया है क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा इन्फ्लेशन पहली बार इतना लो गया है। इनफैक्ट आप देखोगे नेगेटिव टेरिटरी में ढूंढ रहा है हमारा रिटेल फूड प्राइस इन्फ्लेशन। तो जानेंगे क्या होता है इससे आगे, मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई की जो अपने डिसीजंस होते हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर आप देखोगे यूएस ने जो हम पे टैरिफ लगा रखी थी, तो इंडिया उसको काउंटर करने के लिए अब उस पे क्रॉस टैरिफ तो नहीं लगा सकता। बट हमने क्या किया है, हम अपने एक्सपोर्ट्स को सस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपने एक्सपोर्टर्स को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो सामान यूएस बेचते थे उसकी जगह वो नई टेरिटरी ढूंढे, नए इंपोर्टर्स ढूंढे, नई ज्योग्राफीज ढूंढे, है ना। उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको चीप इंटरेस्ट सबवेंशन और इंटरेस्ट सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं। तो वो सारी चीजें जानेंगे कि हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं। फिर आप देखोगे बिहार इलेक्शंस ऑब्वियसली हैज टू बी अ न्यूज, है ना। और एनडीए इज लीडिंग। तो एक बार अपन देखेंगे कि बिहार में क्या क्या हुआ है। फिर दिल्ली में एक्चुअली हुआ क्या था, अभी आपको रिसेंटली पता होगा, अपन ने डिस्कस भी किया था कि एक डॉक्टर थी, वो केस जीत गई थी कि उन्होंने बोला था कोई भी सोल्यूशन जो आता है उसको आप ओआरएस ऐसे लेबल नहीं कर सकते। ओआरएस एक मेडिकल फॉर्मूला होता है जिसमें परसेंटेज डिसाइड होता है कि इतना सॉल्ट होगा, इतना शुगर होगा, इतना पानी होगा। क्योंकि वो अगर ज्यादा या कम मात्रा में होगा तो आपकी बॉडी को हार्म हो सकता है। तो उसी को देखते हुए आप देखोगे ऑर्डर्स दिए गए थे कि कोई भी कंपनी ऐसे ही अपने सोल्यूशन को लेबल नहीं कर सकती है। तो उससे रिलेटेड एक न्यूज आई है। और जॉनसन एंड जो अपने बेबी प्रोडक्ट्स देती है, जॉनसन एंड जॉनसन, तो उनकी मतलब उनकी एक सब्सिडरी है, उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया है कुछ, तो वो अपन जानेंगे क्या है। फिर आप देखोगे जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट है वहां से रिलेटेड एक ऑब्वियसली मतलब बहुत ही दर्दनाक हादसा था, इसके बारे में अभी भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब कुछ चालू है। तो इससे रिलेटेड अपन दो इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। एक तो ये है कि वहां पे जो क्रिमिनल सस्पेक्ट है उनको पकड़ने के लिए कैसे डीएनए का या आप साइंस का इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा है जो अमोनियम नाइट्रेट यूज हुआ है ब्लास्ट में, है ना, जो दो डॉक्टर्स को भी लिंक किया गया है इस अमोनियम नाइट्रेट जिनके पास मिला था। तो ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, बेसिक्स है ये। अब ये किन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका भी जिसने बीएससी केमिस्ट्री कर रखी है या बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला जो होता है ना वो वाला पूरा ले रखा है, या फिर जिन्होंने बीटेक कर रखा है केमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर बीटेक इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो जाएगा उनके लिए, या जिसका साइंस बेस्ड बैकग्राउंड है या मास्टर्स है या पोस्ट ग्रेजुएशन है या बीटेक वगैरह है ना, बैचलर्स है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्योंकि आपसे इजीली पूछा जा सकता है अच्छा अमोनियम नाइट्रेट क्या है, उसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला कैसे काम करता है, बाकी और कौन से एजेंट्स हैं जिसको आप ब्लास्ट के लिए यूज कर सकते हो। तो वो सारी चीजें बहुत कॉमन है, आपसे पूछी जा सकती है। फिर आप देखोगे कि ब्लास्ट से रिलेटेड न्यूज थी कि चिदम्बरम साहब जो इंडिया के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने छोटा सा आर्टिकल लिखा था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि डॉक्टर्स इंजीनियर जैसे बड़े पढ़े लिखे लोग जो है वो भी टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं। और फिर जब ये टेररिज्म की तरफ जाते हैं तो उसी को अपन व्हाइट कॉलर क्राइम भी बोलते हैं। तो व्हाइट कॉलर क्या होता है, व्हाइट कॉलर टेरर क्या होता है, वो अपन जानेंगे। व्हाइट कॉलर क्राइम और व्हाइट कॉलर टेरर में क्या फर्क होता है ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। फिर ऑब्वियसली दिल्ली का पोल्यूशन इज ऑलवेज इन न्यूज, तो वो तो रहेगा ही। और ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू हो गया था, ये बांग्लादेश वाला जो मैं बता रही थी ना, शेख हसीना जी का आर्टिकल आया है, आर्टिकल तो नहीं एक इंटरव्यू आया है, तो वो अपन देखेंगे। फिर आप देखोगे अपने प्राइम मिनिस्टर भूटान गए थे, वहां पे पीस प्रेयर जो उनका फेस्टिवल था उसमें पार्टिसिपेट भी किया था, तो उन्होंने क्या क्या किया, तो वो सारी चीजें थोड़ा सा जानेंगे। फिर आप देखोगे हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो याद है बोस्तवाना, तो बोस्तवाना गई हुई हैं और बोस्तवाना से हमने बोला था कि चीता भी लाने की बात चल रही है। तो वो सारी चीजें अपन थोड़ा सा देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट्स के ऊपर साइन किए हैं। फिर ये सबसे आई थिंक इम्पोर्टेंट है स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिनका आगे कोई भी प्रीलिम्स या फिर एमसीक्यू टाइप का कोई एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो अभी ये क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट आती है, तो उसमें आप देखोगे इंडिया की जो रैंकिंग है वो पीछे सरक गई है। जनरली क्या होता है, अपन बोलते हैं कि रैंकिंग जैसे अगर आप फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आते हो तो अच्छा होता है, पर ये कुछ रिपोर्ट्स होती है जिसमें आप जितना पीछे आओगे उतना अच्छा है। तो पहले हम लोग छठवीं रैंक पे थे, फिर अब हम 9th रैंक पे खिसक गए हैं, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम क्लाइमेट रिस्क में पीछे होते जा रहे हैं। तो जानेंगे इसमें क्या क्या कैलकुलेट होता है, हमसे कौन आ गया है, क्या है, और इंडिया के लिए अच्छा है या फिर बुरा है। अब हमें ये तो पता है कि अभी जो है एक कॉप चल रही है,
है ना। COP30 चल रही है बेलिन ब्राजील में, इसके बारे में तो अपन कितनी बार बात कर चुके हैं। तो 31 का डिसाइड तो नहीं हुआ है, 32 का डिसाइड हो गया है कि वो ऑस्ट्रेलिया या टर्की, सॉरी, वो इथोपिया होस्ट करेगा, क्योंकि 26 के लिए आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया और टर्की दोनों फाइट कर रहे हैं। तो ये कैसे चुने जाते हैं, किस कैसे डिसाइड होगा कि कौन किसका प्रेसिडेंट बनेगा, इंडिया में अब तक कोई कॉप क्यों नहीं हो पाई है, तो वो अपन सारी चीजें जानेंगे। फिर सीजीआई ने एक्चुअली कहीं आर्टिकल दिया था, तो उन्होंने जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात कहा था, और कैसे उसमें कितने सारे लोगों का हाथ है। फिर एक ये छोटा सा आर्टिकल है इन्फोसिस प्राइज को लेके, तो इन्फोसिस प्राइज किस किस में दिया जाता है ना, किस किस को मिला है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक यूट्यूब शॉर्ट्स टाइप का, जिसमें 1 मिनट से कम में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन 60 सेकंड में मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा अगर आप देखोगे, ये इंटरव्यू से रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अंटिल आपकी कोई फील्ड ऐसी है और जिसमें कोई ब्रेक थ्रू काम हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो भी आपको 1 मिनट के जो शॉर्ट्स होगा वो अपन डाल देंगे, ताकि आपको ये इन्फोसिस प्राइस के बारे में पता लग जाए, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में यहाँ पे पूरा सबके लिए बताना कोई काम का नहीं रहेगा। बाकी ऐसा जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि भाई ये विनर्स के उन्होंने लगा रखे हैं कि किसके लिए मिलता है ना। इन्फोसिस फाउंडेशन है वो देती है इसको, ये बेसिकली साइंटिस्ट को दिया जाता है। और किसमें, जो मैथ्स, फिजिक्स है ना, इकोनॉमिक्स, लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में दिया जाता है ये, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि आपकी जो एज है वो 40 से कम होनी चाहिए। इसमें $10,000 का कैश, सॉरी, $1 लाख का कैश प्राइज मिलता है, मतलब अराउंड 88 लाख रुपीज आप बोल सकते हो। और यहाँ पे 17th राउंड था ये इन्फोसिस प्राइज का। तो अलग अलग लोगों को मिला है, कई MIT से थे, कई कैलटेक से थे, तो बहुत सारी बाहर की यूनिवर्सिटीज वगैरह सबसे दिया जाता है ये, ठीक है। फिर एक ये आर्टिकल आया है ब्लड प्रेशर को लेके, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स अब एग्जामिनेशन देने लग गए हैं, RAS का इंटरव्यू वगैरह में भी अपीयर होने वाले हैं। इनफैक्ट ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे आई से रिलेटेड, हमारे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, हमारे हार्मोन से रिलेटेड, अब यूपी ये RAS मेंस वगैरह में भी पूछे जाने लगे हैं। तो इट्स बेटर कि हम एक बार ऐसी चीजों को एक बार बस देख लें, ताकि कभी भी ऐसा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है तो हम उसको गलत ना करें। फिर आप देखोगे यहाँ पे कुछ टैक्सेस को लेके हैं, कि मतलब इंडिया में यूएस का जो हमारा एक्सपोर्ट चलता था वो तो पूरा ठप पड़ गया। तो अब बेसिकली इंडिया कैसे ग्रो करेगा, जॉब्स कैसे आएंगी, इन्फ्लेशन को लेके जो अपन पहले बोल रहे थे ना, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे भी है, ठीक है। और फिर एक ये बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, जिसमें सुनील गावस्कर जी, जो पहले इंडिया की क्रिकेट टीम में रह चुके हैं, उन्होंने कुछ लिखा है कि मोमेंटरीली विन जो होता है, जिससे आपको खुशी मिलती है कि आप जीत गए कोई मैच को, उससे आप अपना लॉन्ग टर्म कैसे सिक्योर कर सकते हो स्पोर्ट्स जैसे करियर के लिए, ठीक है, जहाँ पे हर चीज बहुत ही शॉर्ट टर्म होती है। तो उन्होंने उसके बारे में कुछ लिखा है, और उसको फाइनेंशियल फ्रीडम से, ठीक है, रिलेट करते हुए बताया है। फिर एक शशि थरूर जी का आर्टिकल है, जो अभी ट्रम्प और जी जिनपिंग की मीटिंग नहीं हुई थी बुसान, साउथ कोरिया में, तो उससे रिलेटेड, और कैसे इंडिया को अपनी पॉलिसी थिंक करने की जरूरत है, और चाइना के ऊपर, मतलब यूएस चाइना के साथ एडजस्ट करने को तैयार है, उनके टैरिफ कम कर दिए, लेकिन इंडिया की इतनी मिन्नतों के बावजूद भी हमारे टैरिफ कम नहीं करे। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम चाइना से पीछे हैं, कहाँ हम लैग कर रहे हैं, वो सारी चीजें अपन जानेंगे। फिर आप देखोगे कि सेबी का एक पैनल है। आपको पता है कि पिछले साल है ना, जो माधुरी जी थी, जो सेबी की हेड थी, उनके ऊपर काफी एलिगेशन लगे थे कि उन्होंने वो अडानी के साथ, वो हिंडनबर्ग रिसर्च में नहीं आया था, तो अडानी का, मतलब अडानी कंपनीज में उनका मनी इन्वेस्टेड है, और मधावी पुरी जी जो है उनके हस्बैंड, और वो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, वो सारी चीजें। तो उसको देखते हुए अब सेबी का एक पैनल बना था, उसने कुछ कुछ रिकमेंडेशंस दिए, तो वो अपन देखेंगे उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि यूएस के टैरिफ सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसको होगा, ऑब्वियसली MSME फर्म्स को। फिर आप देखोगे क्रिप्टो क्वीन को लेके एक आर्टिकल है, जिसपे ऑलरेडी एक शॉर्ट्स अपडेट कर दिया गया है, उसकी लिंक हम इस यूट्यूब वीडियो में डाल देंगे। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जब ये आर्टिकल आएगा अपन तब इसको देखेंगे कि क्रिप्टो क्वीन है क्या, और क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, एंड वाई इट मैटर्स कि क्रिप्टो में जब हम इन्वेस्ट करें तो हम थोड़ा सोच समझ के करें। फिर थाईलैंड कंबोडिया को यूएस कितना भी बोले कि मैंने वो वॉर रुकवा दिया, पर अभी भी बॉर्डर टेंशन जारी हैं, और एक की तो इनफैक्ट जान भी जा चुकी है। इनफैक्ट जब हम बोल रहे थे कि यूएस ने पीस कर दिया, तब आप देखोगे ऐसी हरकतें हो रही हैं। फिर एक बिल आया है यूएस के शटडाउन को लेके, तो एक गवर्नमेंट शटडाउन है क्या, पहली बात यूएस में, तो ये अपन थोड़ा सा जानेंगे कि गवर्नमेंट शटडाउन है क्या, और क्यों ये बिल मैटर करता है, और इनफैक्ट इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है यूएस की इकोनॉमी पे। और ये लास्ट आर्टिकल रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे चाइना के रेयर अर्थ मेटल्स की, और कैसे ये पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करते हैं। तो लगभग आप देखो 10 मिनट तो हमें सिर्फ हेडलाइंस पढ़ने में समझने में लग गए कि अच्छा आज हम ये वाले आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है, यहाँ पे कुछ कुछ न्यूज है कि जन सुनवाई वगैरह करवाई जाएंगी। जन सुनवाई क्या होता है, जब आप लोगों को हियर करते हो। तो पहले के पुराने जमाने में भी आपको पता है कि जैसे राजा होता था, उसके कोर्ट में दरबार लगता था,
और दरबार में सब लोग अपनी परेशानी लेके आते थे और राजा उनका हल ढूंढता था। तो जन सुनवाई भी वैसा ही है, पर डेमोक्रेटिक सेटअप में होता है। तो यहाँ पे जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट विभाग के, वो आते हैं और जनता अपनी परेशानियों के साथ आती है और मल्टीपल विभाग के लोग वहां बैठे होते हैं। तो आपकी जो परेशानियां होती हैं वो बेसिकली वहीं सुन ली जाती हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो ग्रीवेंस रिड्रेसल होता है वो वहीं के वहीं कर दिया जाता है। तो एक अच्छा तरीका होता है जनता तक डेमोक्रेसी को एक्चुअली में यूटिलाइज करने का। फिर आप देखोगे बांग्लादेश जो है वो अलर्ट पे चला गया है, क्योंकि आपको पता है शेख हसीना वाला जो केस है वो चल रहा है। तो उसको लेके कोई दंगे फसाद वगैरह ना हो उसके साथ। और फिर थाईलैंड के जो किंग है वो चाइना विजिट करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ये हमें दर्शाता है कि चाइना जो है वो थाईलैंड पे भी कैसा अपना इन्फ्लुएंस जमा के है। तो ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है ना, जिसमें थाईलैंड भी आता है, तो आप देखोगे वहां पे चाइना काफी अच्छा दबदबा बनाए हुए है। फिर आपको पता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि फूड जो है हमारे यहाँ पे, खाना जो है वो बहुत ज्यादा सस्ता हुआ है। रिटेल इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन क्या होता है अपन ने पहले भी वीडियोस में देखा है। इन्फ्लेशन मतलब होता है कंसिस्टेंट महंगाई बढ़ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज बढ़ गई कल घट गई फिर परसों बढ़ गई तरसों घट गई, नहीं। जब कंसिस्टेंटली भले 1%, 2%, 4% जैसे भी हो, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है मतलब जो साबुन का भाव पहले 5 था, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 12 हुआ। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स का अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स, सिर्फ ऐसा नहीं खाने पीने का, आपके फ्यूल का भी हो सकता है, फूड का भी हो सकता है, बाकी कोई इंजीनियरिंग गुड्स का हो सकता है, ऑटोमेटिव पार्ट्स का हो सकता है। मतलब अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स जब आप देखते हो कि चीजों के दाम बढ़ने लग जाते हैं, तो उसको अपन लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है। अब इन्फ्लेशन मैंने आपको पहले भी बताया था। एक होता है होलसेल वाला, है ना, जो थोक के लोग होते हैं, उनके दरवाजे में जब आप सामान खरीदोगे तो कितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वैसे एक जो आपके घरों तक सामान पहुंच रहा है उसमें इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है। तो जो थोक के भाव वाला है इसको होलसेल प्राइस इंडेक्स से नापते हैं, और जो रिटेल वाला है उसको अपन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से नापते हैं। अब आप देखोगे रूरल और अर्बन इलाकों में अलग अलग इन्फ्लेशन होगा, अलग अलग महंगाई होगी, करेक्ट है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि रूरल इन्फ्लेशन जो है हमारा, है ना, वो बेसिकली गांव में जो इन्फ्लेशन है, गांव में जो महंगाई है, वो ओवरऑल नेगेटिव चली गई है। ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे महंगाई है ही नहीं, तो ब्याज की दरों को क्या होना चाहिए, तो आरबीआई को चाहिए कि जब महंगाई है ही नहीं तो उसको क्या करना चाहिए, लोन सस्ता बांटना चाहिए, ताकि लोग लोन ले, उससे निवेश करें, निवेश से क्या होगा, जॉब्स वगैरह लगेंगे, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग खर्च करेंगे, लोग खर्च करेंगे तो सामान की शॉर्टेज आएगी, सामान की शॉर्टेज आएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। समझ में आया क्या, ये कैसी साइकिल घूमी है। नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करो और दोबारा सुनो। ठीक है। लेकिन ये पॉइंट होता है कि अगर जब भी इन्फ्लेशन कम होता है तो जनरली बोला जाता है कि आरबीआई अपनी दरें, एक तो होता है, देखो दो चीजें होती हैं कि आरबीआई क्या करेगा, अपनी जो इंटरेस्ट रेट्स की दरें होती हैं जिसमें वो बैंकों को लोन देता है, ताकि, और बैंक आगे फिर ग्राहकों को लोन बांटती है। तो अगर बैंकों को पुरानी जगह से आरबीआई से लोन महंगा मिलेगा तो नीचे वाले लोन भी महंगे कर देंगे, और अगर बैंकों को आरबीआई से सस्ते में लोन मिलेगा तो वो आगे भी सस्ते में लोन बांटेंगी। ठीक है। तो अगर आरबीआई लोन सस्ता कर देता है, रेपो रेट जो होता है वो अपने डिक्रीज कर देता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करेगी, अभी तो उन्होंने अनचेंज ही रखा था, तो उसके बाद आप ये देख सकते हो। मैंने बताया ना, फूड इन्फ्लेशन जो है, खाने में जो महंगाई है, वो -5% हुई है, मतलब आई थिंक अभी तक का सबसे लोएस्ट है ये। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और दो चीजें और होती है, देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन और एक होता है आपका कोर इन्फ्लेशन। ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, टोटल इन्फ्लेशन, जिसमें आपका फ्यूल भी आ जाएगा, है ना, पेट्रोल डीजल वगैरह, जिसमें आपका फूड भी आ जाएगा, खाना पीना वगैरह, और बाकी आइटम्स भी आ जाएंगे। अब क्योंकि क्या होता है, ये जो फ्यूल है वो तो हम आपने मैंने आपको कितनी बार बताया है कि लगभग 85% क्रूड ऑयल और 50% गैस हम इंपोर्ट करते हैं। तो फ्यूल तो क्या होता है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ऊपर नीचे जाता है इसका दाम, क्योंकि इंटरनेशनल चीजें डिसाइड होती हैं। वैसे ही खाना भी आप देखोगे मॉनसून पे, है ना, अच्छे फसल पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है फूड भी। तो फूड और फ्यूल को हटा दो, तो जो बाकी वस्तुएं में इन्फ्लेशन बचता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोर इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, कोर। कि फूड और फ्यूल जो वॉलेटिलिटी कॉज करे उनको हटा दो, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा आपका, कोर इन्फ्लेशन। ठीक है। वैसे अलग अलग सेक्टर्स में आप देख सकते हो सकता है कि फूड के दाम नीचे गए हो, बट एजुकेशन और हेल्थ में आगे यहाँ पे देख सकते हो आप, क्योंकि फीस रिवाइज हुई है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने अपनी फीस बढ़ाई है, लेकिन जीएसटी की रेट कम होने की वजह से हो सकता है यहाँ पे भी आपको इन्फ्लेशन का इतना बड़ा इम्पैक्ट ना मिला हो। फिर आप देखोगे कि यूएस के टैरिफ के चलते हुए अब इंडिया ने क्या डिसीजन लिया है कि हम 25,000 करोड़ का एक एक्सपोर्ट मिशन लॉन्च करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको अपन क्रेडिट फैसिलिटी देंगे। क्रेडिट मतलब कि वो लोन ले सकते हैं सरकार से, और जो भी वो लोन लेंगे उसको ये जो गारंटी दी जाती है कि अगर इन्होंने पे नहीं किया तो सरकार उसका, सरकार की कोई बॉडी जो गारंटी लेती है वो इसको पे करेगी। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूएस ने जब हमारे टैरिफ बंद किए तो हमारा 12% जो हम वहां पे हम लोग भेजते थे वो इम्पैक्ट हुआ। ठीक है। अब ये जो एक्सपोर्टर प्रमोटर मिशन है ना, इसके अंदर बेसिकली आप क्या करोगे, जैसे आपके कुछ कुछ सेक्टर जो यूएस को सबसे ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करते थे, लेदर हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, है ना, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, मरीन प्रोडक्ट्स हो गया,
तो ये सारी चीजों को आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश करोगे, नई ज्योग्राफीज वगैरह में जाओगे, और आपको पता है कि जो कंट्रीज जो होती हैं वो दो तरीके के बैरियर लगाती हैं, कि सपोज चाइना से अगर कोई सस्ता माल आ रहा है तो इंडिया क्या कर सकती है, या तो इंडिया टैरिफ बैरियर लगा सकती है या फिर हम नॉन टैरिफ बैरियर लगा सकते हैं। टैरिफ बैरियर का मतलब क्या होता है, आप उसके सामान पे कोई सेस या टैक्स लगा दो ताकि जब वो इंडिया में बिके तो वो महंगा हो जाए, है ना। और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है, आपने बोल दिया कि कोई भी खरीदेगा तो कम से कम उसको 20 किलो खरीदना पड़ेगा, तो कोई खरीदेगा क्या, ठीक है। तो जब आप पैसे की जगह कोई और बैरियर लगाते हो तो उसको बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। अब हुआ क्या कि यूएस ने क्या लगाया हम पे, टैरिफ बैरियर्स भी लगाए, क्योंकि हमारा टैरिफ जो है मतलब हमारा सामान 50% महंगा कर दिया, प्लस नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगा दिए कि ये हमारी सुनते नहीं है, हमारे टेक्निकल कंप्लायंस से मीट नहीं करते, हमारे कुछ लीगल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो चाहिए होते हैं, ये करते नहीं है, इसलिए हम इनको एक्सपोर्ट भी करने नहीं देते हैं, ठीक है। तो वो वाला चीज हो जाएगा। एमएसएमई जो होती है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुई है, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उनसे ओवरकम करने के लिए उनको लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग, पैकेजिंग की जो कॉस्ट है वो स्कीम के अंदर कवर कर दी जाएगी। ये 25-26 जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वहां से लेकर 30-31 तक हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर हमेशा याद रखना कि ये क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स है, उसके अंदर एक नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड आती है, वो 100% कवरेज दे देगी कि अगर आपने सपोज करो कोई कंपनी से 10 करोड़ का लोन लिया है, तो उसको यहाँ से पूरा 10 करोड़ की गारंटी मिल जाएगी कि भाई इसकी शादी मतलब सॉरी इसमें जो भी अगर ये नहीं चुका पाए, है ना, तो ये चुकाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारे एक्सपोर्टर्स को सुविधा मिलेगी, उनको सस्ते में लोन वगैरह मिलेगा, और क्योंकि उनका कोई कोलैटरल लेने वाला होगा तो उनको लोन मिलने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं बिहार के वोटिंग टर्नआउट पे और बिहार के इलेक्शंस के बारे में। तो आपको पता ही है हाईएस्ट वोटर टर्नआउट था अब तक, 67% से ज्यादा है, और हमेशा मैं बोलती हूँ कि महिलाएं जो है वो लीड कर रही हैं। तो हम पहले भी ऐसा हुआ था, 2020 में भी ऐसा ही हुआ था, और 2015 में भी ऐसा ही हुआ था कि जो भी बिहार में चुनाव हुए थे वहां पे महिलाएं ही ज्यादा नंबर में वोट कर रही हैं, ठीक है। तो अब की बार भी अगर आप देखोगे तो 67% अगर औसत है, एवरेज है, तो 72% के आसपास तो महिलाओं ने, और 66.9 यानी 67% के आसपास मेल्स ने वोट किया है, ठीक है। अब आप बोल सकते हो मैम परसेंटेज में ज्यादा है, क्योंकि हो सकता है कि महिलाएं कम हो, तो जितनी वोट करने गई वो भी आप देखोगे ज्यादा परसेंटेज दिख रहा है, नहीं। एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर आप नंबर के हिसाब से भी देखोगे तो महिलाओं ने मैन को आउट वोट कर दिया। अगर आप देखोगे 3.9 करोड़ मैन वोटर्स थे, तो कम करीबन, है ना, ये जो गैप था वो काफी बड़ा था, 40-50 लाख का, क्योंकि सिर्फ 3.5 करोड़ ही वुमेन वोटर्स थी। लेकिन 4 करोड़ जो लोग मतलब जो मेन है जो वोट करने जा सकते थे, उनमें से सिर्फ 2.5 करोड़ ने वोट किया है। लेकिन महिलाओं में अगर आप देखोगे तो 3.5 में से ही 2.5 ने वोट कर दिया। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको उत्सुकता विमेन के अंदर देखने को मिली। और क्यों नहीं होगी, नीतीश कुमार पूरे टर्म में विमेन विमेन करते रहे। अभी भी जब आप देखोगे तेजस्वी यादव आया था अपने मैनिफेस्टो के साथ, तो उन्होंने क्या बोला था कि हम लोग महिलाओं के लिए ये लॉन्च कर देंगे, माँ बेटी योजना लॉन्च कर देंगे, सारी कुछ योजनाएं माँ के बहनों के अराउंड, माओ के अराउंड, विमेन के अराउंड है। तो ऑब्वियसली इलेक्शंस में भी विमेन देखने को मिलेंगी। फिर आप देखोगे, मैंने बताया था ना कि एक जो केस जीत गए थे, तो जॉनसन एंड जॉनसन अब उसके खिलाफ हाईकोर्ट में गया कि उनका बहुत सारा स्टॉक, देखो जो नया स्टॉक है वो नहीं बनाएंगे, जो उनकी फैक्ट्री में पड़ा है उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन जो स्टॉक ऑलरेडी मार्केट में जा चुका है वो उसको कैसे वापस बुलाएं, क्योंकि उससे तो इतना 100 करोड़ के आसपास का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया हाईकोर्ट से कि प्लीज उन्हें, दिल्ली हाईकोर्ट से, कि प्लीज उन्हें वो सामान एटलीस्ट बेचने की मोहलत दी जाए, तब तक वो बाकी सामान को सही कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अडल्ट्रेशन ही माना जाता है इसको, ठीक है। आप कुछ भी बना के कुछ किसी के भी नाम से बेच नहीं सकते हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप सही कर रहे हो। फिर आप देखोगे जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट जैसा दर्दनाक हादसा हुआ था, तो उसके अंदर डीएनए सैंपलिंग को यूज किया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जो एक संदिग्ध था उसकी मम्मा के सैंपल लेके ही पता लगाया जाएगा कि वहां संदिग्ध मौजूद था या नहीं, क्योंकि वहां से हमें बहुत सारे बाल हो सकते हैं, है ना, सलाइवा हो सकता है, या कपड़े, या फिर और कोई इंस्ट्रूमेंट जो उन्होंने टच वच किया हो, तो वहां से अपन लोग डीएनए सैंपल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखोगे डीएनए कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि आप ये देखोगे वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, डेड बॉडीज को भी कर सकते हो, डिजास्टर्स में भी देख सकते हो, प्लस आप देखोगे क्रिमिनल्स वगैरह भी इससे फाइट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है डीएनए। अब डीएनए जो होता है वो आपको पता है आपकी पूरी बॉडी में दो जगह होता है। एक तो आपको पता है हर एक एटम, या है ना, उसके बीच में, या फिर हर एक सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। एक तो वहां आपको देखने को मिलता है। और एक आपको पता है कि सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो उस पूरे मतलब पूरे बॉडी का या फिर पूरे सेल का आप बोल सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस होता है। लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना एक डीएनए होता है। तो अगर आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है ना, वो तो प्योरली प्योरली आपकी माँ से आता है 100%, तो वो मटर्नल होता है, ठीक है। और बाकी डीएनए आपको पता है कि आधे मम्मी से आधे पापा से, तो वैसे चलता है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।
फिर आप देखोगे यहाँ पे जो केमिकल यूज हुआ था वो ब्लास्ट करने के लिए I-20 में, वो था अमोनियम नाइट्रेट। अब अमोनियम नाइट्रेट जो होता है बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसको अपने आप वैसे यूज नहीं करते हैं, ठीक है, कंट्रोल्ड अमाउंट में यूज करते हो। किसी भी चीज को जलाने के लिए आपको क्या चाहिए, फ्यूल, करेक्ट है, और फिर उसमें लगानी पड़ती है आग। तो वही चीज है, आपने अमोनियम नाइट्रेट का केमिकल रख रखा है, वैसे अपने आप में एक्सप्लोजन नहीं है, पर जैसे ही इसको तिल्ली लगी कोई और चीज की, तो आप देखोगे कि ये अमोनियम नाइट्रेट जो है फिर वो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना, एकदम चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, और फिर बहुत ही डेंजरस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया में जो अमोनियम नाइट्रेट है, 2012 के बाद तो ऐसा कोई मेजर ब्लास्ट हुआ ही नहीं है, तो हमने पहले भी देखा था। और आईईडीज वगैरह जो पहले यूज होते थे उनमें अमोनियम नाइट्रेट ही यूज होता था, ठीक है। लेकिन इसका जो पूरा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो हमने इतना टाइट कर दिया है, इतना हेविली रेगुलेटेड है ये, ठीक है। तो अब आप देखोगे, आपको अगर सिर्फ 30 टन तक माल रखना है अमोनियम नाइट्रेट, तो आप रख सकते हो। लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा रखना है तो पीसो करके एक बॉडी होती है जिसको हम लोग पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तो वहां से अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। अब एक व्हीकल मिला था जिसमें 60 से 70 किलो है, और ऐसा कहते हैं कि अगर उसमें 350 होता तो उसमें इम्पैक्ट क्या होता, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर थोड़े से में इतना सा एरिया इम्पैक्ट हो रहा है, तो बड़े से में और ज्यादा एरिया इम्पैक्ट होता, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि अमोनियम नाइट्रेट कैसे कंफर्म करोगे कि वही यूज हुआ था। एक तो अमोनियम नाइट्रेट के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसा नहीं कि सारे के सारे मतलब होता है ना कि जल गए, है ना। तो ये पार्टिकल्स हवा में भी रहते हैं, या आपके रेसिड्यू की तरह कहीं कहीं चिपक भी जाते हैं, तो उनसे आप एनालाइज करके देख सकते हो, या फिर आप क्रोमेटोग्राफिक टेस्टिंग कर सकते हो कि भाई सच में ये है या नहीं है, ठीक है। और अगर आप देख सकते हो कि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो तो एक फर्टिलाइजर भी है, क्योंकि एन आ रहा है ना, कि कैसे लिखोगे अमोनियम नाइट्रेट को, NH4NO3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नाइट्रोजन दिख रहा है, करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसको फर्टिलाइजर की तरह भी अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप ट्रीट कर सकते हो फॉस्फोरस और सल्फर के साथ। एंड याद रखना कि ये जो होता है ये डिटोनेट कर सकता है अपने आप भी, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं। जनरली इसको कोई ना कोई तिल्ली या फ्यूल चाहिए होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका फ्यूल ऑयल। तो जनरली जब अपन एक बात करते हैं ANFO की, तो उसमें 94% अमोनियम नाइट्राइट होता है, और FO मतलब फ्यूल ऑयल होता है, ठीक है। और चिदम्बरम साहब ने क्या कहा है, मैंने आपको पहले बता दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे यहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह टेररिज्म को ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने बताया दो तरीके के टेररिस्ट होते हैं, एक जो फॉरेन में जाके सीख के आते हैं, और एक जो होम ग्रोन होते हैं, ठीक है। और दोनों ही खतरनाक होते हैं। फिर आप देखोगे कि ऐसा क्राइम जिसमें इतने पढ़े लिखे लोग और ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो उसको अपन बोलते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम। क्या बोलते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम, या फिर व्हाइट कॉलर टेरर, अगर वो बॉम्ब ब्लास्ट जैसी चीज हो, ठीक है। तो ये आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट पाया गया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर कोई बेरोजगार है या गरीब है तो ही वो, आप देखोगे, ऐसी एक्टिविटी लालच में आके करता है। इसका मतलब है कि लोग अपने आप से भी मतलब कुछ भी है, जो लोग जो है वो अपने आप भी इसको कर रहे हैं, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी जो हमें देखनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन भी करवानी पड़ेगी। बाकी इसके बारे में और पता लगेगा जैसे जैसे खुलासे होते जाएंगे। फिर अपन चलते हैं दिल्ली की AQI की तरफ। बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुआ है, आज भी आप देखोगे सीवियर कैटेगरी, वेरी पुअर कैटेगरी, 400 ppm से ऊपर चलता रहता है। और अब तो पराली भी बहुत ज्यादा जल रही है हरियाणा और पंजाब में, तो उसको रोकने का और क्या तरीका है ना। दिल्ली में आपको पता है ऑलरेडी ये GRAP लग चुका है, जिसको अपन लोग ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बोलते हैं, ठीक है। अब पहले तीन, जैसे जैसे आपकी सिचुएशन खराब होती है वैसे वैसे आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेड रिस्पॉन्स तो यहाँ पे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो होता है 3 वाला, तो उसमें क्या पता लगा था, जैसे अपन ने कल देखा था कि जब सीवियर कंडीशन हो जाती है, 400 के आसपास AQI पहुंच जाता है, तो आप GRAP 3 लगा देते हो। और जैसे ही आप 450 क्रॉस कर जाते हो तो आप GRAP 4 लगा देते हो। तो ये जो GRAP 3 है, इसके अंदर क्या होता है कि स्कूल्स वगैरह बंद करने के लिए बोल देते हैं बच्चों के लिए, है ना, सबको घर में रहने की एडवाइजरी देते हैं, फालतू ट्रैवल करना नहीं होता है, बाहर की गाड़ियां बंद कर देते हो, कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। और इससे थोड़े और ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स आप GRAP 4 में लेते हो। तो ऐसे करके आप देखोगे ये पूरा चलता है। तो यहीं पे ये आर्टिकल बता रहा है कि GRAP 3 कब लगेगा, GRAP 4 क्या कब लगेगा, कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिए, बाहर के ट्रक्स आने बंद कर दिए, कार्स बंद कर दिए, तो क्या क्या कर सकते हो, व्हीकल्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है। इंडिया में मिडिल क्लास जो होता है वो एयर प्यूरिफायर यूज कर रहा है, बट सच में एयर प्यूरिफायर सोल्यूशन है क्या? लॉन्ग टर्म तो एयर प्यूरिफायर बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है। फिर आते हैं हम वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल के ऊपर। ये आर्टिकल तो नहीं है, एक इंटरव्यू है शेख हसीना जी का, जो एक्स या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की। और इनके टाइम पे इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस थे उसको हम लोग बोलते थे सोनार सौंध्याय, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जो गोल्डन चैप्टर होता है ना, तो गोल्डन चैप्टर था ये हमारी हिस्ट्री का।
ठीक है। तो ये गोल्डन चैप्टर क्यों था उसमें, तो अपन अब तो मतलब बात ना ही करें तो बीत गई सो बात गई वाली चीज है। लेकिन हमें उस ड्यूरेशन में उस चैप्टर में फिर से पहुंचना है। शेख हसीना जी जो है वो मुजीबुर रहमान जी की मतलब डॉटर हैं, जो 1971 वॉर के टाइम पे आपको पता ही होगा कि जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर चला था और बांग्लादेश को आजादी मिली थी, तो उसमें उन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। तो उन्हीं की डॉटर है। और तब उनके फादर को बचाने के लिए भी आप देखोगे, जब उनके फादर का मर्डर कर दिया गया था तब भी वो इंडिया आई थी खुद को बचाने के लिए। और अब भी आप जब देखोगे बांग्लादेश में पूरे प्रोटेस्ट हुए और ये सारी चीज हुई, तब भी आप देखोगे इंडिया ने उन्हें पनाह दिया। तो बार बार यही कहती है कि उनका इंडिया के प्रति जो ग्रेटिट्यूड है और जो रिश्ता है वो बहुत पुराना जाता है। ठीक है। और वो तब से इंडिया में रह रही है, इंडिया में उनको बहुत सेफ फील होता है, उनको अपनापन फील होता है। पर ऐसा क्या हुआ था कि इनको अपना ही देश छोड़ के जाना पड़ा, और अब बांग्लादेश को संभाल कौन रहा है? ठीक है। तो हुआ क्या था कि बहुत सारी चीजें देखो, इंसिडेंट एक के बाद एक के बाद एक हुए थे। अगर आपको इस पे एक वीडियो चाहिए बांग्लादेश का थोड़ा सा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत प्रोबेबल है, अपना एकदम नेबरिंग स्टेट है और हमारे हमारे नेबरिंग कंट्री है। हमारे आसपास जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, आई थिंक सब में कुछ ना कुछ चल रहा है। नेपाल में प्रोटेस्ट वगैरह चल ही रहे हैं, बांग्लादेश में आपको पता ही है कि पूरी अनसर्टिनिटी सी छाई हुई है, म्यांमार भी ऑलरेडी ट्रबल में है। श्रीलंका मालदीव्स को छोड़ दो और भूटान को छोड़ दो, है ना, पाकिस्तान भी आप देखोगे पूरा ट्रबल में ही है, और चाइना में कुछ हिस्सों में चल रहा है कुछ हिस्सों में नहीं है। तो आप देखोगे इंडिया का जो नेबरहुड है इस वक्त काफी स्टेबल नहीं है। तो इसलिए थोड़ा बहुत हो सकता है कि अगर आपने बोल दिया कि आपका PSIR या फिर आपका पॉल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, कुछ भी ऐसे कुछ रिलेटेड अगर आपने बोला, तो हो सकता है आपसे पूछ लें इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको बांग्लादेश पे कोई वीडियो चाहिए तो हम छोटा सा एक वीडियो ला सकते हैं पूरी बांग्लादेश के बारे में समझाने के लिए कि क्या एक्चुअली में इशू है, सरकार अब क्या कर रही है और क्या अभी होने की उम्मीद है। तो हुआ क्या था, मैं बहुत क्रिस्प में बता रही हूँ इसको, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप जरूर बताना। तो इसमें हुआ क्या था कि सरकार ने, आपको पता है कि यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे थे ना, उनको कोटा दे रखा था जॉब्स के अंदर। और वो कोटा काफी बड़ा था, ऐसा नहीं था कि जो अपने यहाँ पे रिजर्वेशन चलता है ना, वैसे ही वहां पे भी जो उन लोगों को रिस्पेक्ट करने के लिए जिन्होंने उस टाइम फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, तो उनके बच्चों को आप देखोगे रिजर्वेशन दे रखा था। अब इस कोटे के खिलाफ आप देखोगे बहुत सारे लोग सड़क पे आ गए, है ना, कोर्ट वोट का डिसीजन भी आया, कोर्ट ने आप देखोगे सरकार के अगेंस्ट डिसीजन दिया था। तो बहुत सारी चीजें हुई, ये प्रोटेस्ट था और फाइनली फ्रस्ट्रेशन में बदल गई। ठीक है। और इनफैक्ट आप देखोगे इतनी ज्यादा कि लोगों ने प्राइम मिनिस्टर और इन सबके घर वगैरह जलाने शुरू कर दिए कि इनकी लाइफ को खतरा हो गया। ठीक है। रेडिकल एलिमेंट्स आने लग गए, वायलेंस होने लग गया, आग वाग लगाने लग गए लोग, तो ये सारे आप देखोगे प्रॉब्लम शुरू हो गई। ठीक है। और इनफैक्ट ये बोल रही है कि अभी इस वक्त जो एक ग्रामीण बैंक नहीं है जिसको आप केस स्टडी की तरह पढ़ते हो, तो उसमें डॉक्टर यूनुस के बारे में आप पढ़ते हो। तो यूनुस जी जो है उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना करी थी, जहां से पूरा SHG का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाला, कि आप किसी एक बंदे को, आपके पास रूरल एरियाज में इतना पता ही नहीं है कि आपको ये पैसा चुकाएगा नहीं, तो आप क्या करो, एक बंदे को देने की बजाय एक संगठन को पैसा दो जिसको अपन सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लोग एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और क्योंकि सोशल प्रेशर रहता है तो लोगों का पैसा चुकाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो भी ज्यादा रहता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जिसके बेसिस पे आप देखोगे इंडिया में पूरा SHG का रेवोल्यूशन वगैरह आया, वो यूनुस जी हैं, और वो अब देखोगे बांग्लादेश को हेड कर रहे हैं। तो उन्होंने उनके बारे में भी कहा कि कैसे यूनुस जी जो थे उन्होंने तो उल्टा भड़काया, और जुलाई वॉरियर्स करके जो आप देखोगे उन्होंने उन लोगों को प्रमोट किया जो सत्ता में से इनकी सरकार को गिराना चाहते थे। ठीक है। और बाकी तो आप देखोगे इंटरव्यू, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो, मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया। फिर आप देखोगे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर, हमें पता है कि भूटान गए थे, वहां पे उनका जो 70th बर्थडे था उनके पुराने किंग का, वांगचुक जी का, वो सेलिब्रेट कर रहे थे। उन्होंने पीस पेयर फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट किया, वहां पे बुद्धा के एशेज लेके गए थे, उनके सामने सबने अपने हाथ वगैरह जोड़े, है ना। उसके बाद आप देखोगे कि भूटान में, मैंने आपको पहले ही बताया था कि गैलेफू माइंडफुल सिटी बनाने वाला है। गैलेफू माइंडफुल सिटी मतलब एक फ्यूचरिस्टिक सिटी जहाँ पे लोग खुश हैं, है ना, वो सारे एलिमेंट्स है जो जो एक्चुअली मैटर करते हैं। तो वो सारी चीजें आप ये देख सकते हो। और साथ में आप देखोगे मोदी जी ने काल चक्र, एक व्हील होता है काल चक्र, वो नहीं आता था कि बचपन में श्री कृष्ण या भगवत गीता महाभारत, उसमें वो आता था कि मैं काल हूँ और फिर वो चक्र घूमता रहता था। तो वैसे टाइप का काल चक्र व्हील जो है टाइम एम्पावरमेंट का, वो भी इनॉग्रेट किया है। और अगर अब हम देखें इंडिया और भूटान के बारे में, तो यहाँ पे भी चाइना हमेशा कंसर्न रहेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया और चाइना बहुत बड़े बड़े देश हैं, इनके बीच में जो छोटी छोटी कंट्रीज फंसी है ना, इनको अपन क्या बोलते हैं, बफर स्टेट। क्या बोलते हैं? बफर स्टेट। ये बेसिकली कुछ भी ऐसा कर ही नहीं सकती जो इन दोनों देश में से, पहली बात तो, किसी को भड़का दे, क्योंकि इनका साइज वर्सेस बाकी दोनों नेबर्स का साइज बहुत अलग है। और दूसरा, अगर आप देखोगे ये किसी के प्रति भी एकदम प्रो नहीं हो सकती, क्योंकि फिर दूसरा वाला उनको परेशान करेगा। समझ में आ रहा है? तो आप ये देखोगे भूटान भी एक तरीके की बफर स्टेट है। ठीक है। ऑल्दो भूटान अब तक पीसफुल था, रिटर्न के साथ ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, बट चाइना के आपको पता है वो डोकलाम वाला पूरा इशू हुआ था, उसके बाद से आप देखोगे
कि चाइना के साथ भूटान के रिश्ते इतने अच्छे नहीं है। ठीक है, चाइना आपको पता है कि धीरे धीरे इंडिया के नेबरहुड में घुसता चला गया। जैसे श्रीलंका को उसने इतना कर्जा दिया, फिर हम्बन टोटा जो पोर्ट था वो खुद ही ले लिया। ठीक है, जो फिर आप देखोगे वैसे ही थोड़ा कलेश उन्होंने जो इंडिया के आसपास मॉलडीव्स में किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहां पे ले लिए। म्यांमार में किया है ना, वही चीज आप देखोगे इन्होंने अफगानिस्तान में भी करने की कोशिश करी। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि चाइना जो है वो अपना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी खेलता है। ये डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है? कर्जा देके किसी को अपने चंगुल में फांस लो कि कल को मजबूर हो जाए कि अपने कंट्री के कोई बहुत इंपॉर्टेंट एसेट, जैसे कोई सी पोर्ट हो गया, कोई एयरपोर्ट हो गया, वो दूसरी कंट्री को दे दे। समझ में आया? तो ये होता है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। ओके, तो चाइना आप देखोगे बार बार पे भूटान के साथ तो वो होता है ना डंडा और प्यार, लाठी और प्यार, कैरेट एंड स्टिक स्ट्रैटेजी फॉलो करने को बोलता है। ठीक है, और साथ में आप देखोगे वो ये भी बोल रहे थे कि जो इनकी बर्थडे वो सेलिब्रेट करने गए हैं मोदी जी, वो आप देखोगे उन्होंने 12 प्राइम मिनिस्टर देखे हैं इंडिया में। तो काफी बड़ा टाइमलाइन उनका रहा है। ठीक है, फिर बोस्वाना में हमारी द्रौपदी मुर्मू जी गई थी विजिट करने के लिए। तो वहां पे आप देखोगे इंडिया और बोस्वाना ने एक डील साइन कर ली है कि चीता अब जो होंगे नेक्स्ट बैच वो बोस्वाना से ही लाई जाएंगे। उनका प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है, उनकी डाइट का ध्यान रखा जा रहा है, उनको मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि जब ट्रांसफर हो रिलोकेट हो तो ज्यादा कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इनफैक्ट बोस्वाना को ये भी बोला है कि चलो चीता तो अपनी जगह है, लेकिन आप बाकी सेक्टर्स जो होते हैं ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, रिन्यूएबल एग्रीकल्चर, इन सब चीजों पे भी ध्यान दो। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स करके रिपोर्ट आती है। इसमें बेसिकली आप ये बताते हो कि जो क्लाइमेट की रिस्क है उसमें आपकी कंट्री किस नंबर पे आती है। अगर आप पहले नंबर पे मतलब बहुत ही खराब है कि आप सबसे ज्यादा क्लाइमेट रिस्क मतलब झेल नहीं सकते, वो वाला नहीं है कि क्लाइमेट रिस्क से वल्नरेबल हो आप, कि क्लाइमेट से इंड्यूस आपको कोई डिजास्टर हो गए, जैसे हीट वेव हो गया है ना, आपके साइक्लोन्स हो गए, आपके फ्लड्स आ गए, तो ऐसी चीजें आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती हैं। तो जितनी पीछे रैंक होगी उतना बेटर होगा। तो इंडिया की पहले रैंक 6 थी जो बहुत खराब थी, अब हम घट के हमारी 9th हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स दिखा रहा है कि हम क्लाइमेट रेजिलियंस को मतलब सीरियसली ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि अभी जो हमारी रैंक, सॉरी पहले हमारी 8th थी, फिर हमारी 9th हुई है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे ये बता रहा है कि कितने लोगों की डेथ हुई है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के, जैसे उसमें से इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है और ये सब। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडिया की प्रेजेंट रैंक क्या है और हम क्यों मतलब ऐसा बोल रहे हैं। फिर आप देखोगे मैंने आपको पहले बताया कि अभी कौन सी कॉप चल रही है, UNFCCC की। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये वही कन्वेंशन है जिसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस अग्रीमेंट दोनों साइन हुए थे। ठीक है, तो UNFCCC की जो कॉप चल रही है 30, वो तो है बेलेम ब्राजील में, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट कॉप जो है वो तो इथोपिया। इथोपिया कहाँ पे है? अफ्रीका में। अफ्रीका में ऊपर की तरफ है इथोपिया। ठीक है, तो इथोपिया में अगर आप देखोगे तो कॉप आपको 31 मिल जाएगी। लेकिन कॉप 32 जो है ना, 2027 में जो होगी, उसके लिए लड़ाइयां चल रही हैं ऑस्ट्रेलिया और टर्की में। हो क्या रहा है बेसिकली कि ऐसे आपने पूरे विश्व को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक वेस्टर्न नेशंस का ग्रुप है, एक ईस्टर्न यूरोप और एशिया का ग्रुप है ना, एक पैसिफिक ओशन वाले का ग्रुप है, एक करेबियन और वेस्टर्न यूरोप का ग्रुप है। ऐसे करके आपने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया, और अपने हिसाब से आप कोई भी एक एक साल में प्रेसिडेंसी ले सकते हो। ठीक है, अगर आप मोर देन वन दावेदार हैं वहां से प्रेसिडेंसी के लिए, तो फिर आप है ना कंसेंसस के थ्रू, कंसेंसस है मेजोरिटी नहीं है, कंसेंसस मतलब क्या होता है? सब लोग राजी हो जाएंगे, तो कंसेंसस के थ्रू आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको किसको बनाना है। ठीक है, फिर आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो है ब्लड प्रेशर के ऊपर। तो अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि बहुत सारे बच्चों के अंदर ही कार्डियक अरेस्ट और ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर कोई नापता है तो 80/120 इन जनरल एक नंबर होता है जो आपका होना चाहिए। 80 आपका लोअर ब्लड प्रेशर होना चाहिए और 120 आपका हायर होना चाहिए। अब क्या होता है, लोगों का अपन बोलते हैं कि दो तरीके की प्रॉब्लम होती है, एक तो उनका बीपी लो हो जाता है या फिर एक तो उनका बीपी हाई हो जाता है। हाई का मतलब है आपका नीचे और ऊपर वाला दोनों ही हाई जा रहे हैं। ठीक है, 160 तक भी जा सकते हैं। और एक होता है आपका लो वाला। लो वाले में क्या होता है, आपका लो वाला भी लो जा रहा है, मतलब 80 से 60 की तरफ जा रहा है, 70 की तरफ जा रहा है, और 120 वाला भी लो जा रहा है। तो लो वाले में दोनों लो जा रहे हैं, हाई वाले में दोनों हाई जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि बहुत सारे बच्चों के अंदर एक स्टडी करी गई थी जिसने ब्लड प्रेशर को नोटिस किया था बच्चों और एडल्ट में। ठीक है, और इसने ये बताया कि 3.5% जो बच्चे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं 2000 में, ठीक है, जो ग्रसित थे इस ब्लड प्रेशर की बीमारी से, तो वो बढ़ रहे थे, और अब तो ये और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मैंने आपको बताया ना, ब्लड प्रेशर आएगा तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप बार बार सोडियम लेते हो, आप नमक लेते हो। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे लोग ऑब्वियसली मोटे होंगे क्योंकि आप एक्सरसाइज वगैरह ढंग से कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो नंबर्स होते हैं, एक बॉटम पे होता है एक टॉप पे होता है। ठीक है, और ये हमेशा याद रखना कि
जब भी ब्लड प्रेशर होता है ना किसी को या हाइपरटेंशन होता है, तो वो आप देखोगे अपने साइंस धीरे धीरे शो करना शुरू कर देता है। तो आपका ओबेसिटी हो गया, आपका खाने पीने का चॉइसेस हो गया, सेडेंट्री लाइफस्टाइल की मूव ही नहीं करना, एक जगह जमकर बैठ गए अपनी सीटों पे, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे यंग जो लोग हैं उनके ऊपर एक गोल अराइव होता है कि उनको कैसे मतलब अपनी पूरे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ना, और ब्लड प्रेशर और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो ये बस चीजें यहाँ पे बता रहे हैं। फिर ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड आर्टिकल है। देखो हुआ क्या था, एक तो जीएसटी की सौगात मिली 22 सितंबर को, जहाँ पे हमने चीजों सरकार ने बेसिकली डिसाइड किया कि जहाँ पे चीजों के दाम दाम जो है वो घटा दिए जाएंगे। वो घटेंगे क्योंकि जीएसटी जो है उसकी दरें अपन कम कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है बहुत सारे आर्टिकल्स तो फ्री हो गए थे, जैसे लाइफ इंश्योरेंस वगैरह। और कई आप देखोगे कि उनके उनमें जो रेट थी वो काफी ज्यादा कट हो गई थी, ठीक है। तो ऐसे में जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है हमारा, उसी ने हमें बचाया है, क्योंकि यूएस ने तो हमें कुछ नहीं छोड़ा था हमारे एक्सपोर्ट्स को बंद करने के लिए, ठीक है। ऊपर से हमारी बारिश भी ठीक ठाक हुई है, खरीफ सीजन भी अच्छा हुआ है, राबी भी अच्छा होने की उम्मीद है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है एक रिन्यूड सेंटिमेंट। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो बाहर के निवेशक हैं, एफपीआई और एफआईआई लेके आते हैं, उन्होंने मना कर दिया है कि वो इसमें नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा आप देखोगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों का अलग अलग निकलता है, ठीक है, और मंथ बाय मंथ निकलता है। वैसे ही आप देखोगे कि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ये अपन जब ये जब आके देखो, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, आपका जो करंट अकाउंट है उसमें कितनी एंट्री आई और कितनी एंट्री गई, कितना सप्लाई आया पैसे का और कितना गया, तो जितना गया उसमें से माइनस कर दो सप्लाई कितना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका डेफिसिट, ठीक है। तो वो क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट। तो वो कितना है, लगभग हमारे जीडीपी का 1% से भी कम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कैड हम लोग मेंटेन कर लेंगे। और वैसे भी इंडिया के पास खूब सारे फॉरेक्स रिजर्व है, 690 बिलियन डॉलर्स के, तो हम अपना खर्चा खुद से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हम इम्पोर्ट करेंगे तो हमें कोई दिक्कत आएगी, ओके। और इंडिया को अगर सच में विकसित भारत बनना है 2047 तक, तो हमें 7% का जो वो क्रॉस होल्ड है उसको बेसिकली क्रॉस करना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो नहीं हो पाएगा, नहीं तो जॉब्स वगैरह भी क्रिएट नहीं होंगे। तो यहाँ से आप और भी कुछ देख सकते हो। लेकिन वही है, मैंने आपको बताया था ना, सुनील गावस्कर जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि कैसे जो महिला टीम अभी जीत के आई है टाइटल वगैरह, है ना। तो ऑब्वियसली वो ये भूल नहीं जाए कि उनको लॉन्ग टर्म का भी सोच के चलना है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपकी जो विनर्स होते हैं ना, वो जनरली ये नहीं है कि कितने स्ट्रांग परिवार से आ रहे हैं फाइनेंशियली, बट ये है कि मतलब वही वाला चीज है कि क्या आप फाइनेंशियली फ्रीडम रखते हो। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे क्या होता है, जब जैसे वुमेन क्रिकेट टीम जीती, तो नीचे वाले बहुत सारे दल्ले और एजेंट्स वगैरह आ जाते हैं कि हम आपके पैसे को यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे, यहाँ कर देंगे। इस चक्कर में वो गलत जगह पैसा इन्वेस्ट करती हैं, कॉनमैन वगैरह आते हैं, उनका पैसा चला जाता है। तो वो ये बोल रहे हैं कि कंसिडरिंग कि स्पोर्ट्स एक बहुत ही छोटी एक्टिविटी होती है, उसका ड्यूरेशन भी कम रहता है, तो ये इंश्योर करना कि जो आपको आज मिला है आप उसको ढंग से यूज करो। फिर शशि थरूर जी का अमेजिंग आर्टिकल है, वो है ट्रम्प और जी जिनपिंग की मीटिंग को लेके। वो बुसान में हुई थी, और उसको आप देखोगे ट्रम्प साहब ने G2 मीटिंग भी कहा था। कहाँ तो आप देखोगे ट्रम्प और चाइना एक दूसरे को ऐसे घूर के देख रहे थे कि खाई जाएंगे। वहीं आप देखोगे इतनी प्यारा टर्म उनको दे दिया G2, ठीक है। ऐसा क्यों है कि चाइना के साथ इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों हुआ, क्योंकि चाइना के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया के पास अभी फिलहाल नहीं है। जैसे चाइना जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है। वो सिर्फ ये नहीं है कि उसका हिस्सा है, जैसे इंडिया तो सिर्फ हिस्सा है, पर चाइना तो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और रेयर अर्थ मेटल्स है उसके पास जो बाकी कहीं नहीं है। फिर आप देखोगे इंडिया के बराबर सा ये मार्केट प्राइस, ऑल्दो हम बोलते हैं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो चुका है चाइना से, बट फिर भी मार्केट साइज तो काफी बड़ा है ही, ठीक है। साथ में लोगों की इनकम भी हमसे ज्यादा है, तो उनके पास खरीदने की जो पावर होती है वो भी ज्यादा है, ठीक है। साथ में आप देखोगे कि जो चाइना है, ठीक है, मतलब चाइना का डिपेंडेंस ऑन यूएस बहुत कम है, लेकिन इंडिया का जो डिपेंडेंस है ना यूएस पे, वो बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए आपको ये समझ में आएगा कि चाइना जो है वो अपनी डील खुद से क्रैक कर सकता है, बट क्या वही अच्छी डील्स, ठीक है, वही ऐसी चीजें इंडिया को भी मिल सकती हैं क्या। तो इंडिया को इसलिए आप देखोगे अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंज करने की जरूरत है। हमें एक मल्टी अलाइन फॉरेन पॉलिसी लानी चाहिए, जो अलग अलग देशों के साथ, ठीक है, कोलैबोरेट करके अपन अपनी अलग अलग फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपन अपने खुद के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे यहाँ पे शशि थरूर जी बोल रहे हैं, आज तो चाइना इतना कोजी, आज तो यूएस इतना कोजी हो रहा है चाइना के साथ कि पता भी नहीं कि कल ये लोग क्वाड हो सकता है कि छोड़ के चले जाएं। जैसे होता है ना, एक बार में डिसाइड किया पेरिस क्लाइमेट डील छोड़ रहे हैं और छोड़ दी, तो वही चीज से उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि ऐसा नहीं हो कि जो यूएस और चाइना के बीच में जो टेम्पररी आप देखोगे दोस्ती बनी है, जो ये जो था हुआ है उनके रिलेशनशिप में, कहीं ये इंडिया को अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारने को बोल दे, है ना। ऐसा नहीं हो कि वो पीछे छूट जाए, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जब भी निगोसिएशन करो, और ये चीज मैं इंटरव्यू के लिए भी बोलती हूँ कि जो जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ,
हमेशा याद रखना वो आपका अधिकार है जो आपको मिला है। ऐसा नहीं है कि आपको आपको इंटरव्यू देके आप पे कोई एहसान कर रहा है। तो हमेशा अपना स्ट्रेंथ ऑफ पोजीशन, जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ होती है ना, वहां से बात करनी है। आपको कभी भी ऐसे नहीं करना है कि आप कितने मजबूर हो इसलिए इंटरव्यू में आए हो, नहीं, आपको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करनी है कि भाई हम जानते हैं हमें ये हक मिला है, हमारे पास इतना टैलेंट है, हम इतने लोगों में से चुन के आए हैं, तो हम कुछ अच्छा ही बोल के जाएंगे। जब आप ये चीज रख लोगे ना तो आप घबराओगे नहीं, और घबराओगे नहीं तो वैसे इंटरव्यू आधा सुधर जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं कि आप, ट्रिक्स वगैरह होती है कि कैसे आप अपने आप को काम रख सकते हो इंटरव्यू के दौरान। ओके, फिर आप देखोगे अभी तो यूपीएससी का भी इंटरव्यू आने वाला है, उसमें भी करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आई थिंक बहुत सालों बाद ऐसा होगा कि यूपीएससी और आरएएस दोनों के इंटरव्यूज ऑलमोस्ट लगभग सेम टाइमलाइन पे आ रहे हैं। तो जिनका यूपीएससी का भी इंटरव्यू है वो भी जरूर देख लेना, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं आपके इंटरव्यू का। ठीक है, और सेबी पैनल आपको बता दिया मैंने पहले, मधाबी जो पूरी थी, जिनके ऊपर अडानी और उनके 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 हस्बैंड या उनकी फैमिली पे ये एलिगेशंस लगाए गए थे कि क्यों, आप देखोगे उन्होंने अडानी को क्लीन चिट दे दी थी, इवन दो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी की कंपनीज और उनके बारे में इतना कुछ लिखा गया था, उन्होंने मिसयूज किया था अपनी पोजीशन का, फिर भी आप देखोगे मधाबी पुरी ने ऐसा नहीं किया। और कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो कि अब सेबी का जो पैनल है वो ये बोल रहा है, अब जो नए चेयरमैन आएंगे उनके अपन लोग होता है ना एसेट्स लाइबिलिटीज और ये सारी चीजें डिस्क्लोज करवाएंगे, ताकि कल कोई ऐसे एलिगेशन ना लगा सके। मुझे तो लग रहा है अच्छा ही चीज है, जब बाकी लोग करते हैं। आप वोट में खड़े होने जो इलेक्शन में खड़े होने वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो भी अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इन्हें भी देने में क्या दिक्कत है। ठीक है, और यूएस टैरिफ्स का सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, हमारे छोटे छोटे सेक्टर्स पे, जैसे एमएसएमई। तो एमएसएमई को अब सरकार फायदा देने के लिए, याद है अपने कोविड के टाइम पे, क्योंकि सब लोगों के धंधे ठप हो गए थे, तो फिर सरकार एक स्कीम लेके आई थी कि भाई जिसका भी जो भी लोन का ईएमआई जाना है तो उस पे आप लोन मोराटोरियम ले सकते हो। मोराटोरियम का मतलब क्या होता है, जो चीज आपको आज भरनी थी, सपोज करो आपने किस्त नहीं भरी, जनरली क्या होता है कि अगर आपने 3 ईएमआई नहीं भरी तो आपके अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं। अगर आप 90 दिन से ज्यादा अगर आप किसी अकाउंट का ईएमआई प्रिंसिपल इंटरेस्ट वगैरह नहीं भरते हो तो आपको एनपीए घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो वही आप देखोगे कि मतलब क्योंकि कोविड जैसी कोई सिचुएशन आई थी, किसी का भी धंधा काम नहीं कर रहा था, तो सरकार ने बोला था कि इवन तो आप उस टाइम किस्त नहीं भरोगे तो भी आपका लोन अकाउंट एनपीए नहीं होगा। तो वही चीज एमएसएमईज के साथ अब आप देखोगे वापस से मांग रही है, क्योंकि उनके यूएस में जो जाने वाला एक्सपोर्ट था पूरा ठप हो गया है, उनका मार्केट पूरा ठप हो गया है, इनफैक्ट आप देखोगे उनका सामान बिक नहीं रहा है। तो अब वो बोल रही है कि हम अपनी किस्तें कैसे चुकाएं, तो अभी के लिए कुछ समय के लिए हमें लोन मोराटोरियम दे दो, ताकि जब तक यूएस के साथ मैटर सॉल्व नहीं होता हम अपना खर्चा पानी चला पाए। ठीक है, फिर आप देखोगे चाइनीज क्रिप्टो क्वीन को लेके एक आर्टिकल आया है, तो इसके मैंने एक अलग से शॉर्ट्स बनाया है, लिटरली 1-2 मिनट के अंदर आपको पूरी क्रिप्टो क्वीन की कहानी समझ में आ जाएगी। तो चाइनीज एक महिला थी जियान जिमिन करके, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में सबसे बड़ा फ्रॉड किया। इनफैक्ट आप देखोगे दुनिया का सबसे बड़ा इसको बिटकॉइन का हाइस्ट कहा जाता है, और अब ये लंदन में पकड़ी गई। ये इनफैक्ट लोगों का इतना सारा पैसा लेके, अरबों खरबों पैसा लेके ये गायब हो गई, लंदन में बस लग्जूरियस लाइफ जी रही थी, और अब इनको पकड़ लिया गया। इन्होंने एक तरीके की पॉन्जी स्कीम चलाई थी बिटकॉइन में। ठीक है, और लोगों को वादा करती थी कि आपको बहुत हाई रिटर्न्स वगैरह मिलेंगे, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, और ऐसे झांसे में जब लोग फंस जाते हैं तो ऑब्वियसली वहां से शुरू होते हैं आपके फ्रॉड। तो घोटाले का अमाउंट देखो आप, $6.6 बिलियन। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी पॉन्जी स्कीम है ये। ठीक है, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। और फिर आता है एक आर्टिकल शटडाउन के ऊपर। तो हुआ क्या है एक्चुअली, देखो जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में बजट पास होता है, वैसे अमेरिका में भी क्या होता है, बजट पास होता है। ठीक है, और जो कुछ सारे बजट आपको पता ही है कि जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में दो हाउसेज हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है, वैसे अमेरिका में भी आप देखोगे कांग्रेस है और सेनेट है। तो जो बिल कांग्रेस से पास हुआ फिर वो सेनेट से भी पास होना चाहिए। अब हुआ क्या था कि यूएस सेनेट जो था उसने बिल पास नहीं किया था, वो जिसमें आप अप्रूव करते हो ना कि भाई ये बजट हम दे देंगे, फिर उससे आगे आप देखोगे विभागों को पैसा जाता है, सैलरीज वगैरह जाती है लोगों की। तो इसलिए आप देखोगे क्योंकि वो बिल पास नहीं हुआ था तो लोगों को आगे पता नहीं था कि आगे क्या होगा। तो उनके यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अक्टूबर 1 से शुरू होता है, तो वहां से आप देखोगे पैसे ही नहीं मिलेंगे, तो इसलिए इसको गवर्नमेंट शटडाउन कह रहे थे। बहुत सारे आप देखोगे जो अमेरिका में जो सरकारी लोग होते हैं, है ना, तो उनको आप देखोगे उनका पैसा नहीं मिला था टाइमली। तो ये आप देखोगे शटडाउन की पूरी कहानी थी। और इसके अंदर अब वही है कि बिल पास करने की उम्मीद है कि थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा, ताकि लोगों का काम चलता रहे और इतना बड़ा शटडाउन भी खत्म हो जाए। फिर हम चलते हैं लास्ट आर्टिकल के ऊपर, जो है चाइना के रेयर अर्थ मेटल्स को लेके। देखो मैंने आपको भी क्या बताया था, शशि थरूर जी ने आर्टिकल लिखा था कि क्यों चाइना इतना मैटर करता है, और चाइना के लिए लोग
मतलब यूएस जैसी कंट्री जो उसके साथ लड़ रही थी, लिटरली बता रही हूँ, है ना, लड़ रही थी उसके साथ, उल्टा हमारे पे गुस्सा कर रही थी, वो कंट्री अब देखोगे चाइना चाइना करने लग गई। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि चाइना जो है पूरे विश्व का बहुत सारा मतलब रेयर अर्थ मेटल्स जो होते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स जो होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इनको कंट्रोल करता है। ये मिनरल्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो होते हैं अपनी एट्रियम प्लस कैंडिनियम, है ना, प्लस लैंथेनाइड सीरीज, अभी क्या होती है, तो आपकी वो जो पीरियोडिक टेबल होती थी उसके अंदर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, फिर आपके डी ब्लॉक और नीचे की तरफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते थे। ठीक है, तो उसी में से आप देखोगे जो ऊपर वाली लाइन होती थी ना, प्लस कुछ एलिमेंट्स यहाँ से तीन चार, ये सारे मिला के इनको रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ये रिन्यूएबल ले लो, सोलर ले लो, स्पेस ले लो, डिफेंस ले लो, है ना, कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ले लो, कोई इसके बिना डेवलप हो ही नहीं सकती, ये इतने इंपॉर्टेंट है। और चाइना इसका लगभग, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो, लगभग आप देखोगे चाइना जो है इसकी पूरी सप्लाई को कंट्रोल करके है। यहाँ पे देखो, चाइना जो है करीबन 70% पूरे विश्व का जो रेयर अर्थ का सप्लाई हो रहा है, ठीक है, माइंस वगैरह से, और 90% जो ग्लोबल आउटपुट आता है वो पूरा आप देखोगे चाइना कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद तो आप देखोगे जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो अब आप ये सोचो कि इंडिया चाइना पे इतना डिपेंडेंट क्यों है। एक तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है, एक टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, और एक रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह में है। जापान ने ये प्रॉब्लम बहुत पहले समझ ली थी कि अगर चाइना के पास कोई पावर है तो हो सकता है कि कल सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं। तो जापान ने क्या करा, आपने कहीं ना कहीं आप देखोगे तो डाइवर्सिफाई किया कि वो रेयर अर्थ मेटल के लिए सिर्फ चाइना पे नहीं बल्कि बाकी कंट्रीज से भी कुछ कुछ मंगा सके। ठीक है, पहले से उन्होंने स्टोर करके रखना चालू किया ताकि हमें उन्हें बाद में जाके दिक्कत ना आए। ठीक है, और इनफैक्ट उनका जो इम्पोर्ट था वो 90% के आसपास था, जो अब करीबन 50-60% ही रह गया है। ठीक है, चाइना से उन्होंने इनफैक्ट रिसाइकलिंग वगैरह के प्लान शुरू करे कि वहां से अगर आप कुछ रेयर अर्थ मेटल निकाल सकते हो तो वो भी निकाले जाएंगे। ठीक है, तो आइडिया बस यही है कि इंडिया को भी ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे अपना जो डिपेंडेंस है वो चाइना पे कम कर सकते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के लिए हम अलग अलग कंट्रीज के साथ टाई अप कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि लिथियम का एक ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है, जिसमें अर्जेंटीना है, बोलीविया है और चिले है। एबीसी ट्राइंगल बोलते हैं, तो वो लिथियम का होता है। ठीक है, कॉन्गो जो होता है वहां पे कोबाल्ट मिलता है, समझ में आ रहे हो, इंडोनेशिया में निकल मिलता है, मोरक्को में फास्फोरस मिलता है। तो ऐसे अलग अलग देशों के साथ अलग अलग क्रिटिकल मिनरल्स के लिए आप टाई अप कर सकते हो, ताकि आपकी चाइना पे ओवरऑल डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो ये था आज का ओवरऑल न्यूज एनालिसिस। थोड़ा सा लंबा था न्यूज़पेपर, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल से डिस्कस करने के लिए। जो आपसे पूछा है उसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बिकॉज दिस इज आवर ओनली इंटरेक्शन। हम फिर से मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी हाईलाइटेड पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।